अकबर की पहेली। एक दिन राज्य का कार्य समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर को अपने बचपन की एक पहेली याद आ गई, जो उनकी माँ ने उनसे पूछी थी। तो उन सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने उस पहेली को अपने मंत्रियों से पूछने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडली, बताओ इस पहेली का क्या उत्तर है। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। ये सुन सारे मंत्री अपना सिर खुजाने लगे, परंतु किसी के दिमाग में इस पहेली का उत्तर नहीं आया। बाकी मंत्रियों से तो वैसे भी अकबर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, परंतु बीरबल को भी उलझा हुआ देख बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम तो पहेलियां सुलझाने बुझाने में उस्ताद हो, तुमसे तो हम उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं। वो दरअसल मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है महाराज। ये सुन तो दरबारी एकदम से चौंक गए। आखिर ये क्या हो गया? अक्लमंदी के लिए मशहूर बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं था। मौका देख शातिर मंत्री बोले, देखा बादशाह अकबर, आप इस बीरबल को यूं ही तवज्जो देते रहते हो। इसकी बुद्धि कोई खास नहीं, बल्कि बकवास है, बकवास। ये सुन बीरबल का आत्मसम्मान जाग उठा और वे बोले, क्षमा कीजिए मुख्यमंत्री जी, भले ही इस वक्त मेरे पास इसका जवाब नहीं है, परंतु कल सुबह तक मैं इस पहेली का जवाब जरूर ढूंढ निकालूंगा। और अगर नहीं ढूंढ सके तो फिर मैं सलाहकार पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा वादा है। इजाजत दीजिए महाराज। ये कहकर बीरबल वहाँ से इस पहेली का जवाब ढूंढने निकल पड़े और शातिर मंत्री मन ही मन बोले, इस बार तो बीरबल बस एक पहेली बनकर रह जाएगा। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? बीरबल उस पहेली को सुलझाने में इतना मदहोश हो गए कि कब रात हो गई उसका पता ही नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो पता चला कि वो टहलते टहलते पड़ोस के गांव पहुंच गए हैं और तभी अचानक उनको तेज भूख लगी। अब इस वक्त मुझे खाना कहाँ मिलेगा? उन्होंने आसपास देखा तो एक घर के आंगन में एक छोटी लड़की खाना बना रही थी। वे उसके पास गए और बोले, सुनो बेटा, मैं हूँ बीरबल। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या भोजन बना रही हो? मेरा नाम लीला है और जैसे कि आप देख सकते हो, मैं माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ। माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? खैर जाने दो। ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं। पहले ही भूख के कारण दिमाग काम नहीं कर रहा। महाराज की पहेली सुलझी नहीं और अब ये नया बवाल कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर शायद पिताजी नहीं होंगे, माताश्री के बारे में पूछ लेता हूँ। लीला, बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वो एक का दो कर रही है। एक का दो? अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है। सौभाग्य से वहाँ लीला के माता पिता आ पहुँचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया और लीला की माँ ने बीरबल के भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद फिर से बीरबल का दिमाग थोड़ा स्थिर हुआ और उन्होंने लीला से पूछा, लीला बेटी, तुम तो पहेलियां बनाने में माहिर लगती हो। भूख के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो क्या तुम ही उन पहेलियों का उत्तर दे सकती हो? लीला हंस पड़ी और बोली, मैं माँ को जला रही और बेटी को पका रही थी का मतलब ये हुआ कि मैं तूर की दाल बना रही हूँ और वो चूल्हा जलाने के लिए तूर के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग कर रही थी। तो हो गई ना वो माँ और बेटी। बहुत खूब। और पिताजी मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं और माताजी एक का दो कर रही है, इसका क्या अर्थ हुआ? बताओ तो जरा। मेरे पिताजी उनके एक दोस्त के अंतिम संस्कार के लिए गए थे
उसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए थे। आखिर हमारा शरीर भी तो मिट्टी से बना है। और रही बात माँ की, तो वो एक आया का काम करती है और वो पड़ोस के गांव में एक महिला के बच्चे के जन्म के अवसर पर गई थी, जिसका मतलब एक मनुष्य से 2 मनुष्य बन गए। ये सुन सब हंस पड़े और तब बीरबल के मन में विचार आया कि क्यों न इस बच्ची को बादशाह के पास उनकी पहेली सुलझाने को ले जाया जाए। फिर क्या, अगली सुबह दरबार में बीरबल लीला के साथ पहुँचे। ये क्या बीरबल, इस्तीफा के साथ अपनी बदली भी लाए हो? अब तुम्हारी जगह ये बच्ची काम करेगी क्या? इस्तीफा तो नहीं, पहेली का उत्तर ढूंढ लाया हूँ। महाराज, जरा वो पहेली इस लीला से पूछना। जरूर। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। अरे ये तो बहुत आसान है। एक ढक्कन ऊपर और एक ढक्कन नीचे का मतलब है ऊपर आसमान है और नीचे पृथ्वी है, और इसके बीच में एक तरबूज का अर्थ है इंसान, और ये अपने आप को काट रहा है, जिसका मतलब है इंसान अपने कर्मों से अपने ही विनाश का कारण बन रहा है। वाह लीला वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम लीला नहीं, पहेलीला होना चाहिए था। ये सुन सभी हंस पड़े, सिवाय शातिर मंत्री के। रुको रुको, पर ये क्या बात हुई? उत्तर तो इस लड़की ने दिया ना, बीरबल ने नहीं। इसका मतलब बीरबल को इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री जी, शायद आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस पहेली का उत्तर दूंगा। मैंने ये कहा था कि मैं उत्तर ढूंढ निकालूंगा। फर्क समझे? या छोटी लीला से कहूँ आपको समझाने? ये सुन शातिर मंत्री आग बबूला हो गए और बाकी लोग हंस पड़े। और हमने ये सीखा कि अगर आपके भीतर जवाब ना हो तो उसे बाहर ढूंढने में कोई हर्ज नहीं। बकरी का वजन। एक दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह अकबर के बढ़ते वजन पर एक चुटकुला सुना दिया, जिसे सुन सारे दरबारी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। परंतु बादशाह को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने सोचा, बीरबल नहीं जानता कि किसी के शरीर के बनावट का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। हमें उसे ये सबक सिखाना ही होगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे उसे हम जैसे हट्टे कट्टे लोगों की तकलीफ का एहसास हो। और तभी बादशाह की नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ एक बकरी चाव से पत्तियां चबा रही थी। उसे देख बादशाह को एक तरकीब सूझी और वो बीरबल से बोले, बीरबल, चुटकुला तो बहुत बढ़िया था, पर किसी के वजन का मजाक उड़ाना आसान है, उसे घटाना बेहद मुश्किल। ये सुन शातिर मंत्री ने हंसना बंद किया और वो तुरंत उठ बोले, बिल्कुल सही कहा बादशाह आपने, ये आपकी तौहीन है। इस बीरबल ने तो आज सारी हदें पार कर दी। इसे इसी वक्त दरबार से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना था। क्या कहा तुमने? तो क्या तुम्हें हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं? हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या तुम्हें इस राज्य के महान बादशाह जो सबका इतना ख्याल रखते हैं इतने गैर जिम्मेदार लगते हैं? अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बीरबल समझ गए कि शायद आज उन्होंने गलती कर दी, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो दरअसल मेरा मतलब वो। हम कुछ नहीं जानते बीरबल। आज तुम्हें ये पता चलना ही चाहिए कि वजन को काबू करना कितना कठिन होता है।
सिपाहियों, बाहर खड़ी उस बकरी को ले आओ। फिर क्या था, सिपाही तुरंत गए और बकरी को भीतर ले आए, जिसे देख सारे दरबारी अपना सिर खुजा के ये सोचने लगे, आखिर बादशाह के वजन का इस बेचारी बकरी से क्या लेना देना। ये बकरी देख रहे हो बीरबल, इसे भी हमारी तरह खाने पीने का शौक है। पशुओं के वैद्य जी ने इसका वजन आज सवेरे ही किया था, जिसके अनुसार ये पूरे 60 किलो की है। मैं तुम्हें इस बकरी को 1 महीने के लिए सौंपता हूँ, और जब तुम इसे लेकर लौटो तो इसका वजन ना ही जरा भी कम ना ही ज्यादा होना चाहिए। ये सुन तो बीरबल के पसीने छूट गए और वो बोले, ये कैसे मुमकिन है महाराज? वो तो तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ और 1 महीने बाद इस बकरी के साथ तभी लौटना। अगर इसका वजन 60 का 60 किलो ही हो, ना ही थोड़ा ऊपर ना ही थोड़ा नीचे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी इस दरबार से हमेशा की छुट्टी। बीरबल तो बेचारा इस बार बहुत बुरा फंसा था, पर उनके पास कोई और उपाय भी नहीं था, इसलिए वो उस बकरी को ले वहाँ से चुपचाप निकल गए। इस बार बीरबल जरूर हलाल होगा। घर जाते समय रास्ते पर सारे लोग बीरबल को देखकर हंसने लगे, क्योंकि वो बकरी बीरबल के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसके कारण बीरबल को उसे घसीटते हुए ले जाना पड़ रहा था। जैसे तैसे बीरबल अपने घर तक उस बकरी को ले आए, परंतु आंगन पहुंचते ही वो बकरी सीधा दौड़ पड़ी पेड़ से पत्ते चरने। बीरबल उसे पकड़ने भागे ही कि तब वो बकरी छलांग मार दूसरे पेड़ की ओर दौड़ी और वहाँ के पत्ते चरने लगी। अरे अब इस भुक्कड़ बकरी का क्या करूं? इस तरह तो इसका वजन काफी बढ़ जाएगा और मेरी नौकरी से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या, वो बकरी यहाँ वहाँ खाने के लिए दौड़ती और बीरबल उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। और तभी बीरबल की पत्नी उर्वशी देवी घर से बाहर आई और अपने पति को यूं दौड़ता देख चौंक पड़ी। है, ये क्या तूफान मचा रखा है जी? बीरबल रुके और उन्होंने हाँफते हुए सारी बात उर्वशी को विस्तार से बताई कि किस तरह बादशाह ने इस बकरी के वजन की चुनौती उनको दी है, जिसे सुन उनकी पत्नी हंस पड़ी। हा 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 हा, जिस तरह आप इस बकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, उसके वजन का तो पता नहीं, पर आपका वजन जरूर कम हो जाएगा। खैर, खाना लग गया है, आके खा लो, और वो वजन कम हुआ है उसे बढ़ा लो। अपनी पत्नी की ये बात सुन बीरबल ने विचार किया और बोले, वाह भाग्यवान, तुमने तो मेरे मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। क्या मतलब? ये तो मैं बादशाह को ही बताऊंगा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और बीरबल उस बकरी को दरबार में ले आए। तभी शातिर मंत्री बोल पड़ते हैं, अरे बीरबल, यहाँ अपनी हार का मातम मनाने आए हो क्या? वो तो इस बकरी का वजन करने पर ही पता चलेगा। महाराज, कृपया इजाजत दीजिए। और जब सिपाहियों ने उस बकरी का वजन जांचा तो उसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि बकरी का वजन अभी भी पहले की तरह 60 किलो ही था। ये कैसे मुमकिन है बीरबल? ये बकरी तो बहुत खाती है। सही कहा महाराज, चुनौती बड़ी थी पर उपाय बेहद छोटा। मैंने तो बस इतना किया, बकरी को दिन भर खाने देता और शाम को आंगन में एक कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता। इससे इस बकरी ने दिन भर जो कुछ भी खाया पिया होता, दौड़ते दौड़ते वो हजम हो जाता। इस कारण बकरी का वजन ना कम हुआ और ना ही बढ़ा। बीरबल की ये बात सुन अकबर हैरान हुए। वाह बीरबल वाह, तुमने बस चुनौती को ही नहीं पार किया, बल्कि हमें ये भी बताया कि नियमित व्यायाम और दौड़ कर हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं।
तो आप कहे तो आपके पीछे भी कुत्ता छोड़ दूं? ये सुन सारे लोग हंसने लगे और हमने ये सीखा कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन है। ज्ञानी बाबा। एक समय की बात है, हिमालय की ठंडी चोटी पर सोनापति नाम के एक व्यक्ति ने कड़ी तपस्या के बाद अपार ज्ञान हासिल किया। अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है। हा 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 हा। फिर क्या, सोनापति देश के हर राज्य जाता और वहाँ के सबसे अक्लमंद इंसान को उसके सवालों का उत्तर देने की चुनौती देता, परंतु वो सवाल इतने कठिन होते कि कोई उन्हें सुलझा नहीं पाता। जिसके बदले सोनापति वहाँ के राजा से एक सोने का कड़ा देने को कहता। ऐसा कर उसके पास कई कड़े इकट्ठे हो गए और अब बस एक राज्य चुनौती के लिए बचा था, बादशाह अकबर का राज्य। बादशाह अकबर, मैं आ रहा हूँ। हा 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 हा। फिर क्या, कुछ दिनों बाद सोनापति उर्फ ज्ञानी बाबा दरबार आ पहुँचे। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि उसके दोनों हाथ सोने के कड़ों से भरे हुए हैं। आपकी तारीफ। तारीफ तो आप मेरी तब करोगे जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। हा 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 हा। कैसी चुनौती? ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे होशियार मंत्री को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये सुन दरबारी और बादशाह अकबर हंस पड़े। ऐसी चुनौतियाँ तो हमें अक्सर मिलती रहती है। आप में ऐसा क्या खास है? यही तो बात है, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से हुआ है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अगर आप चुनौती हार गए तो? अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सोने के कड़े मेरी हार की नहीं, जीत की निशानियां हैं। खैर, अगर मैं हार गया तो सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो जैसे सबके होश ही उड़ गए। आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तो कहो, मंजूर है चुनौती? बादशाह ने तुरंत कहा, बिल्कुल मंजूर है, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा के अवस्था में वहाँ पधारे। कहिए महाराज, क्या समस्या है? ये महापुरुष ही समस्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब, इनकी चुनौती एक समस्या है। तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने आना होगा। ये सुन तो बीरबल चौंक गए। पर आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ के तुम ही सिकंदर हो। चलो, चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया और बोले, मेरा पहला प्रश्न, एक कड़े के लिए ये रहा तुम्हारे सामने। आम तौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब वो छोड़ देता है? ये तो आसान है, हमारा दिमाग हमें मृत्यु के बाद छोड़ देता है। ये सुन सोनापति चौंक गया। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा एक कड़ा। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए है। गौर से सुनना, शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है? ये सुन बीरबल सोच में पड़ गए। ये सवाल तो कठिन है, कोई जीवन रेखा है? हाँ, आप किसी
एक मित्र से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बार मौका मिलेगा, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने मंत्रिमंडली की ओर देखा तो वो सब शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे, जिन्हें देख वो हंस पड़े और बोले, ये सब तो ऐसे नजर चुरा रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया हो। रुको, यही तो जवाब है। शर्म हमारी आंखें तब छोड़ देती है जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सुन सोनापति की आंखें फट गई। उसने उदास मन से अपने 10 कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। अगला प्रश्न है मेरे आधे कड़े के लिए। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? जब हमें किसी चीज से डर लगता है। सब ताली बजाने लगे और महापुरुष ने अपने आधे कड़े आधे मन के साथ उतारकर बीरबल को दे दिए। अब आखिरी प्रश्न है मेरे सारे कड़ों के लिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो हार मान के ये कड़े लौटा दो, या फिर यदि तुमने उत्तर गलत दिया तो अब बादशाह को नहीं बल्कि तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, वो भी पूरे 3 साल। कहो मंजूर है? बीरबल, सोना लौटा दो, ये अच्छा मौका है। हाँ बीरबल, लौटा दो। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल करो। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न बीरबल के गुलामी से बचने के लिए ये रहा आप सबके सामने। शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है? बीरबल ने इस पर विचार किया, पर उन्हें इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था, और तो उनके पास जीवन रेखा भी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि अब तो उनके अगले 3 साल सोनापति की सेवा में बीत जाएंगे। लगता है अब बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े लौटा दो और चलो मेरे साथ लंदन मेरी गुलामी करने। फिर क्या, बीरबल ने कड़ा लौटाना चाहा, तब एक कड़ा उनके हाथ से गिरकर सोनापति के पास गया, जो उसे झुककर उठाने लगे। आई 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 मेरी कमर। ये देख बीरबल खुश हुए और बोले, मिल गया जवाब। शक्ति हमें बुढ़ापे में छोड़ जाती है जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सुन सोनापति चौंक गए और चुपचाप अपनी हार मान वहाँ से लौट गए। सारे मंत्रिमंडल ताली बजाने लगे और अकबर बोले, वाह बीरबल, इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो और तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारी गुलामी से छुट्टी। ये सुन सारे लोग जलन से हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान से भरा मटका। एक ठंड भरी दोपहर बादशाह अकबर दरबार में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी अटापट्टू वहाँ आ पहुँचे, जिन्हें देख अकबर और बीरबल दोनों के पसीने छूट गए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका मतलब होगा एक नई चुनौती। महाराज की जय हो। पिछली बार चलते फिरते गाजर की गुत्थी सुलझाकर आपने पूरे श्रीलंका का दिल जीत लिया। इसी कारण हमारे सम्राट श्री 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 लंकेश्वर धने ने आपके लिए ढेर सारे उपहार भेजे हैं। उन उपहारों के बक्से देख तो सारा दरबार दंग रह गया। उसमें कई सारे बेशकीमती खजाने थे। जितना मैं श्री लंकेश्वर धने को जानता हूँ, वो बिना स्वार्थ के किसी को चवन्नी भी नहीं देता। जरूर कुछ गड़बड़ है। शुक्रिया अटापट्टू, लेकिन क्या हम जान सकते हैं इन उपहारों के बदले श्री लंकेश्वर धने ने क्या मांगा है? वो दरअसल सम्राट को आपके इस महान राज्य के महान बुद्धिधारियों के बुद्धि का एक हिस्सा चाहिए।
ज्यादा नहीं, बस आपके ज्ञान के सागर में से एक मटका भर ज्ञान यानी बुद्धिमत्ता काफी होगी। ये सुन दरबारी अपना सिर खुजाने लगे। अटपट्टू ने अकबर और बीरबल की ओर देखा तो वो काफी उलझन में लग रहे थे। 100 सुनार की 1 लोहार की, आखिरकार आज हम इनसे जीत ही जाएंगे। माफी चाहता हूँ महाराज, पर लगता है आपको आपके ज्ञान को बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, मैं जाकर अपने सम्राट से कह दूंगा कि आपके राज्य के लोग इतने भी ज्ञानी नहीं जितने हम समझते थे। इसका मतलब श्री लंकेश्वर धने ने तुम्हें यहाँ फिर हमारी परीक्षा लेने भेजा है। सही फरमाया महाराज, पर लगता है इस बार आप चुनौती हार गए। ये सुन अकबर ने बीरबल की ओर देखा जो तुरंत मुंह घुमाकर सीटी बजाने लगे। अब हर बार उनका दिमाग भी चलना मुश्किल था, आखिर वो भी तो इंसान है। बीरबल, सुन रहे हो? जी महाराज, पर इस बार मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं। आप कृपया किसी और को ये चुनौती दे दीजिए। कोई है इस दरबार में जो बता सकता है हम एक मटका भर ज्ञान अटापट्टू को कैसे दे सकते हैं? अकबर ने चारों ओर देखा पर हर किसी का सिर शर्म से झुका था। इसका मतलब अकबर के राज्य की हार हो चुकी थी। अटापट्टू, इस बार हम अपनी हार कबूल करते हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे राज्य के लोग ज्यादा ज्ञानी हैं और इनाम के तौर पर तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। अटापट्टू ने तुरंत उस तरह निकाला और बोले, तो बस शर्त के अनुसार आपकी शान यानी आपकी मूछें दे दीजिए। ये सुन सारे दरबारी घबरा गए। वो जानते थे कि अब उन सब की खैर नहीं। अकबर के पास भी कोई उपाय नहीं था। ठीक है, तुम हमारी शान ले जा सकते हो। फिर क्या? अटापट्टू आगे बढ़े और दरबारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल भी चिंतित हो सोचने लगे। अब क्या होगा? ये मूछें तो वाकई महाराज की शान है। और तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। अगर मूछें किसी की शान हो सकती है तो उसी प्रकार ज्ञान भी कुछ न कुछ हो सकता है। अटापट्टू मूछें काटने ही वाले थे कि तभी बीरबल को इसका उत्तर मिल गया। रुको रुको, तुम्हें मटका भर ज्ञान मिल जाएगा, बस हमें थोड़ा वक्त दो। ये सुन अकबर ने राहत की सांस ली और अटापट्टू निराश हो बोले, ठीक है, ले लो जितना समय चाहिए। फिर क्या? ये सुन बीरबल वहाँ से तुरंत दौड़े। अय्यो, बड़ा अजीब व्यक्ति है ये। बीरबल महल के आंगन में पहुँचे और उन्होंने माली को आवाज लगाई। सुनो, कृपया ये बताओ कि हमारे खेत में कद्दू के पेड़ है? जी हुजूर, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कद्दू के बीज बोए हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। जब वे लोग खेत पहुँचे तो बीरबल ने देखा कि कद्दू के पेड़ पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे। बहुत खूब। अब एक काम करना, इन छोटे फलों को पौधों से बिना तोड़े कुछ मटकों के अंदर डाल देना और उन्हें उन्हीं मटकों के भीतर उगने देना। बीरबल के आदेश अनुसार माली ने उन कद्दुओं को मटके के अंदर उगाना शुरू किया और कुछ हफ्तों बाद कद्दू पूरे आकार के हो गए और मटकों के अंदर पूरी तरह से बस गए। अब बस ये तरकीब काम कर जाए। अगले दिन अटापट्टू उस तरह ले दरबार पहुँचे। उन्हें यकीन था कि इस बार तो वो अकबर की शान काट ही लेंगे। और तभी वहाँ बीरबल कुछ सेवकों के साथ मटके ले पधारे, जिसे देख अटापट्टू चौंक गया। बीरबल जी, इन मटकों में क्या है? इसमें वही है जो आपको चाहिए था, ज्ञान। आपने एक मटका मांगा, पर हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम ज्यादा ले आए। ये सुन तो दरबार में किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था।
क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जरूर। जब अटापट्टू ने मटकों में झांका तो उसमें कद्दू थे। अयो, कद्दू! सिर्फ कद्दू नहीं, जैसे मूंछों को शान माना जाता है, वैसे कद्दू को ज्ञान का फल भी कहा जाता है। आप इन्हें बेशक ले जा सकते हैं, पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? दरअसल आपको ये फल मटकों को तोड़े बिना या फल को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकालने होंगे, और फल निकालने के बाद आपको मटके बिना किसी खरोच के लौटाने होंगे। तभी आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, वरना सब व्यर्थ जाएगा। ये सुन अटापट्टू बोले, अरे इसे बाहर निकलना तो बाद की बात है, पहले ये बताओ तुमने इतने बड़े फल इन मटकों में डाले कैसे? उस ज्ञान के लिए आपको अपनी शान यानी मूछें काट कर देनी होगी। ये सुन अटापट्टू अपना मुंह ढक कर वहाँ से भाग गया, जिसे देख सब हंसने लगे और एक बार फिर राज्य की शान बच गई। और हमने ये सीखा कि ज्ञान किसी से मांगकर नहीं, प्रयास और अनुभव से मिलता है। असली चेहरा। एक बार राज्य में शाहू नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। वो गरीबों को बेहद अधिक ब्याज पर पैसे देता और उन्हें उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसाता कि वे उसका उधार अपना घर दार बेचकर भी नहीं चुका पाते थे। कुछ यही सोच के साथ एक दिन उसने एक मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने को कहा। देखो, अगर तुम मेरी हूबहू मूर्ति बनाओगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, आपको तो मैं शैतान समझता था, पर आप तो भगवान समान निकले। परंतु वो गरीब ये नहीं जानता था कि इसके पीछे शातिर साहूकार की एक चाल है, क्योंकि साहूकार उसे एक नहीं कई मूर्तियां बनवाना चाहता था, जिसका दाम उसके दिए कर्ज से कई गुना ज्यादा था। और तो और शातिर साहूकार के पास एक अद्भुत कला थी। वो अपने चेहरे के भाव जब चाहे बदल सकता था, जिसका इस्तेमाल वो गरीब मूर्तिकार को बेवकूफ बनाने में करने वाला था। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार ने साहूकार को अपने कारखाने में मूर्ति देखने बुलाया। किसी और को तो वो मूर्ति हूबहू लगती, पर साहूकार ने ये योजना के तहत इसे साफ इनकार कर दिया। ये क्या बना दिए हो? कहाँ से इसकी अजीब शक्ल तुम्हें मेरे जैसी लगती है? ये सुन तो मूर्तिकार चौंक गया। उसने मूर्ति को देखा और फिर साहूकार को देखा तो उसे भी दोनों की शक्ल अलग लगी। पर वो गरीब बेचारा ये नहीं जानता था कि साहूकार ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए हैं। माफ कीजिएगा सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं एक नई मूर्ति हूबहू बना दूंगा। ठीक है, पर तुम्हारी इस मेहनत की भी मैं कदर करता हूँ, इसलिए इस मूर्ति को भी तुम मेरे यहाँ पहुँचा दो, ताकि इसका काम व्यर्थ न जाए। परंतु मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बस तुम्हारी कला की इज्जत रख रहा हूँ। ये सुन तो मूर्तिकार की आंखें नम हो गई। आप तो सचमुच भगवान ही है सेठ जी। साहूकार मन ही मन मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। फिर क्या, कुछ दिनों बाद साहूकार फिर आया और नई मूर्ति को देख अपने चेहरे के भाव बदलते हुए उसने वही बात दोहराई। ये भी मेरे जैसी नहीं है, फेंकने से अच्छा मेरे घर भिजवा दो। मूर्तिकार ने सिर झुकाकर इस बात को भी स्वीकार लिया और नई मूर्ति बनाने में लग गया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। शातिर साहूकार आता, मूर्ति में कमियां निकालता और लौट जाता। आखिरकार 5वीं मूर्ति बनाने के बाद मूर्तिकार ने अपना संयम खो दिया और वो बोला, सेठ जी बस, मुझे तो अब इसमें आपकी कोई चाल नजर आ रही है। आप जानबूझकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अरे वाह, तुम्हारी कला में तुम्हें कमी नजर नहीं आती। एक बार फिर देख लो,
इस मूर्ति की शक्ल कहाँ से मेरी तरह लग रही है? मैं वो सब नहीं जानता। आप बस मेरा कर्ज माफ कर दो। वैसे भी इन 5 मूर्तियों की कीमत कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? उल्टा तुमने अब तक 1 टका भी ब्याज नहीं चुकाया है और तुम्हें दी गई सीमा भी खत्म हो चुकी है। बस अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो मेरी हूबहू शक्ल वाली मूर्ति बनाओ या फिर चुपचाप ये कारखाना मेरे नाम कर दो। ये सुन तो गरीब मूर्तिकार बेहद परेशान हो गया। ये कारखाना ही उसकी एकमात्र रोजी रोटी का जरिया है। उसके बिना वो अपने परिवार का पेट कैसे पालता? तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मूर्ति बनाओ या फिर कारखाना मेरे नाम कर दो। ये कहकर शातिर साहूकार वहाँ से चला गया और मूर्तिकार ने अपने आप से कहा, लगता है मुझे अब दरबार जाना ही होगा। महल पहुँचते ही मूर्तिकार ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई, जिसे सुन बीरबल बोले, ये तो बड़ी अलग किस्म की समस्या है। अब इसका उपाय भी कुछ अलग ही होना चाहिए। अब आप ही बताएं बीरबल, मैं क्या ही अलग करूं? मेरे परिवार का भविष्य अब आपके हाथों में है। देखो, जैसे कि तुमने बताया, हर वक्त साहूकार के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहूकार चाहे कितने भी चेहरे बदल दे, उस मूर्ति ने उसी वक्त अपना चेहरा भी बदल देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? भला मूर्ति अपना चेहरा कैसे बदल सकती है? ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तुम वही करो जो मैं कहूँगा। फिर क्या? बीरबल ने सारी योजना मूर्तिकार को बता दी, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बीरबल का आदर से धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शातिर साहूकार फिर कारखाने में आया। वो जानता था कि इस बार तो ये जमीन उसकी हो जाएगी। क्यों? बन गई हूबहू शक्ल वाली मूर्ति? जी सेठ जी, इस बार तो हूबहू बनी है, आप खुद ही देख लो। साहूकार अकड़ कर मूर्ति के पास गया और मूर्ति देखकर तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि मूर्ति के चेहरे पर एक आईना लगा हुआ था, जो साहूकार के चेहरे के भाव हूबहू दर्शा रहा था। और उसी वक्त बीरबल भी कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुँचे। क्यों साहूकार जी, अभी आपकी शक्ल इससे मिल रही है या नहीं? या फिर सिपाहियों से कहकर दोनों को बिगाड़ दूं? सिपाहियों, लोगों को ठगने के जुर्म में साहूकार को गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं बीरबल, काल कोठरी चला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना चेहरा बदल लेना। वैसे भी तुम उस कला में माहिर हो ना। ये सुन साहूकार का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और उसने अपनी किए की माफी तो मांगी ही और हर किसी का कर्ज माफ करने का वादा भी किया। इस पश्चाताप को देख बीरबल ने साहूकार को एक और मौका देने का निर्णय लिया और हमने ये सीखा कि हमें लोगों का सही चेहरा पहचानने आना चाहिए, वरना वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। शातिर व्यापारी। राज्य में रेशम सिंह नाम का रेशम के कपड़ों का व्यापारी रहता था। उनका समाज में बेहद मान सम्मान था, जो अन्य व्यापारी को ईर्ष्या से भर देता था। एक बार रेशम सिंह को पड़ोस राज्य से बहुत बड़ा व्यापार का आदेश आया, जिसे देख वो खुशी से फूला न समा पाया। अरे वाह, इतना सारा रेशम चाहिए उन्हें। इससे तो हमारा व्यापार और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तभी वहाँ खड़े उनके मुनीम ने हिसाब किताब बताते हुए कहा, माफ करना सेठ जी, पर हम इस वक्त इतना बड़ा आदेश पूरा नहीं कर सकते। वो क्यों भला? दरअसल हमारा कुछ भुगतान अभी तक आना बाकी है, तो इस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने इस आदेश को पूरा करने के लिए चाहिए। कितने पैसे लगेंगे? मेरी गिनती के अनुसार इसे पूरा करने के लिए हमें 8 लाख रुपयों की जरूरत होगी, पर हमारे पास इस वक्त केवल 5 लाख हैं। इस पर व्यापारी ने विचार किया और बोले,
एक उपाय है। क्यों ना मैं बची हुई रकम किसी से उधार ले लूं? और वैसे भी एक हफ्ते में हमें रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, तो हम उधार जल्द से जल्द चुका भी सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय सोचा है सेठ जी। फिर क्या, रेशम सिंह पैसे उधार लेने एक और व्यापारी मोहन प्यारे के पास गए, जो बेहद शातिर व्यापारी था। इसकी जानकारी रेशम सिंह को तो थी, पर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। सुनो मोहन प्यारे, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए तुरंत दे सकते हो? मैं तुम्हें अगले हफ्ते ब्याज के साथ लौटा दूंगा। ये सुन मोहन मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी, क्योंकि वो रेशम सिंह से बेहद जलता था और उसे बर्बाद करके राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता था। मौका देख मोहन तुरंत बोला, मैं आपको निश्चित रूप से पैसा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आपने एक हफ्ते के अंदर खुद आकर पैसे वापस नहीं किए, तो मैं आपके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट कर ले लूंगा। ये बात सुनकर रेशम सिंह आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा शायद मोहन मजाक कर रहा है, परंतु वो एक हफ्ते के अंदर राशि वापस देने की स्थिति में थे, तो उन्होंने इस पर कोई बहस ना करते हुए हंसते हंसते शर्त स्वीकार ली। परंतु वो नहीं जानते थे ये कोई मजाक नहीं, बल्कि मोहन की सोची समझी साजिश थी। एक हफ्ता बीत गया, पर किसी अति आवश्यक व्यवसायिक कारणों के कारण रेशम सिंह को राज्य के बाहर जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने मुनीम से पैसे ले जाने को कहा। ये लीजिए मोहन प्यारे, आपका उधार सूद समेत वापस। लेकिन मोहन ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, व्यवहार के अनुसार रेशम सिंह को ये पैसे चुकाने खुद आना चाहिए था। अब जब वे खुद नहीं आए, तो शर्त के अनुसार उन्हें अपने शरीर से एक मांस का टुकड़ा देना होगा। अब जाओ। ये सुन तो मुनीम बेहद चौंक गए और चुपचाप वहाँ से लौट गए। और जब रेशम सिंह लौटे, तो मुनीम ने सारी जानकारी उन्हें दी, जिसे सुन तो जैसे उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैं जानता था मोहन शातिर है, परंतु वो इतना गिर जाएगा कभी सोचा न था। अब तो उसे मैं बादशाह के दरबार में ही मिलूंगा। रेशम सिंह ने दरबार पहुंचकर सारी बात बादशाह अकबर और बीरबल को बताई। ये तो बहुत पेचीदा मामला है। मोहन प्यारे को पेश किया जाए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। माफ कीजिए जहांपना, केवल सजा देना काफी नहीं होगा। हमें मोहन के मन की ईर्ष्या भी खत्म करनी होगी। वो कैसे? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले दिन बीरबल ने मोहन को दरबार बुलाया। तब मोहन ने कहा, क्योंकि रेशम सिंह पैसे लौटाने खुद नहीं आए, तो वो शर्त हार गए हैं। अब मुझे पैसे नहीं, उनके मांस का एक टुकड़ा चाहिए। उसके क्रूर इरादे देखकर बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम रेशम सिंह के शरीर से एक टुकड़ा मांस निकाल सकते हो। ये सुन तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने एक चाकू निकाला और रेशम सिंह के और कदम बढ़ाने लगा। लेकिन ध्यान रहे, एक भी रक्त बूंद का ना बह पाए, क्योंकि बात सिर्फ मांस की हुई है, रक्त की नहीं। अगर रक्त बहता है तो तुम्हें इस जुर्म में आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो कहो, शर्त मंजूर है? ये सुन तो मोहन समझ गया कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसने तुरंत चाकू फेंक दिया और घबरा कर बोला, नहीं नहीं, बस मेरी राशि वापस दे दो। बिल्कुल नहीं, आपको कानून का पालन करना होगा, वरना आपको सख्त सजा मिलेगी। नहीं, अब तो मैं अपने पैसे वापस भी नहीं चाहता। बस मुझे माफ कर दो। आइंदा जलन के कारण ऐसी बेवकूफी नहीं करूँगा। पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेंगे, पर गलती की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। फिर क्या, इस घटिया साजिश के लिए
मोहन को काल कोठरी में डाल दिया और हमने ये सीखा कि गलत इरादों का नतीजा गलत ही निकलता है।